जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को, जिसमें चल रहा है अध्याय 2, जो प्रमुख तौर पर आपका एक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा कालखंड है। ये आप मान लीजिए प्राचीन भारतीय इतिहास की यही वास्तविक तौर पर दर्शन है। यही अगर आपने इस कालखंड को नहीं पढ़ा तो मान लीजिए आपने भारत के प्राचीन इतिहास को ही नहीं पढ़ा। तो आपने जो अभी तक क्लासेस हुई हैं उसमें आपने ये जाना है, ये समझा है कि किस प्रकार से मौर्य प्रशासन चला, मतलब कैसे आपने समझा 16 महाजनपदों को समझा। 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद जो था वो कैसे सबसे ताकतवर महाजनपद बना और कैसे उन्होंने अपनी राजधानी को कैसे सुरक्षित किया। जो आपकी पाटलिपुत्र थी, पहले क्या थी, पहले उससे पहले भी एक राजधानी थी जो आप सबके लिए प्रश्न है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि पहले मगध की पाटलिपुत्र से पहले कौन सी राजधानी थी, ठीक है। फिर आपने ये देखा कि नंद वंश का किस प्रकार से नाश होता है और आपके मौर्य वंश का उदय किस प्रकार से होता है। मौर्य वंश की आपने मौर्य साम्राज्य की आपने विशेषताएं समझ ली और आपने प्रशासन के तरीके को समझ लिया, उनकी सेना को समझ लिया, उनकी गुप्तचर व्यवस्था को समझ लिया। अब हम चल रहे हैं आर्थिक गतिविधियों को समझने। देखिए, मैंने आप सबको बताया है कि जो आर्थिक आधार होता है वो किसी भी समाज का, किसी भी घर का क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। पैसा या कुछ भी आप ये समझिए कि जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, कमाई का साधन नहीं होगा, तब तक आप अपने समाज का भरण पोषण नहीं कर सकते। तो वही चीज हर जगह है। जिस देश के पास पैसा है वो उन्नत है और जिस देश के पास पैसा नहीं है वो गरीब है। ये आप देशों के आधार पर भी देख सकते हैं, ये आप घरों के आधार पर भी देख सकते हैं। घरों में भी जिन घरों के पास पैसा है वो उन्नत है, वो अपनी कमाई का, या कुछ लोगों के पास तो इतना पैसा है कि वो अपनी, अगर वो 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ भी खर्च कर रहे हैं तो उनकी कमाई का दशांश है, दशांश भी मैं ज्यादा, मतलब बहुत ही कम है। उनकी कमाई का 0.01% है। 1000 करोड़ उनकी कमाई, 1000 करोड़ उनकी कमाई का 0.1% है और किसी के पास महीने के भी 10,000 का जुगाड़ नहीं है। तो ये तो ऐसा ही साम्राज्य के भी, अब मैंने आपको बता रखा है, अमेरिका जो है यूएसए, उसके पास दुनिया के 100 रुपए का 22 रुपए अकेले उसके पास है। दुनिया अगर 100 रुपए में जीवन जी रही है, दुनिया के पूरे कमाई 100 रुपए है, तो अकेले 100 रुपए अमेरिका का है। अकेले 22% पैसा अमेरिका के पास है। तो इसीलिए अमेरिका इतना समृद्ध है। अमेरिका के पास अथाह पैसा है, पैसे की कोई कमी ही नहीं है। तो इन सब चीजों को समझना हमारे लिए बहुत, तो इसी चीज को आप यहाँ भी समझेंगे कि एक साम्राज्य के लिए उसकी आर्थिक गतिविधियां क्यों जरूरी होती हैं और आर्थिक गतिविधियों का क्या योगदान होता है किसी भी साम्राज्य के विकास में, किसी भी साम्राज्य की प्रोग्रेस में। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे मगध का क्या थी मगध में आर्थिक गतिविधियां। मौर्य युग आर्थिक संपन्नता का युग, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मौर्य काल एक संपन्न काल था, मतलब लोग यहाँ पर संपन्न थे, आर्थिक तौर पर समृद्ध थे। ये नहीं कि कंगलाई थी, कंगलाई नहीं थी, लोगों के पास पैसा था। आगे सुनिए। मौर्य शासकों द्वारा आर्थिक कार्यकलापों में विशेष दिलचस्पी लेने के कारण इस युग में कृषि के साथ साथ वाणिज्य, व्यवसाय, शिल्प तथा उद्योग धंधों का अत्यधिक विकास हुआ। अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान थी, जिसके साथ साथ पशुपालन भी होता था। मौर्य काल में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का भी विकास हुआ। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं पर राज्य का नियंत्रण था। राजकीय नियंत्रण ने न केवल शिल्पों के विकास में योगदान दिया, वह उन्हें परिष्कृत भी किया, मतलब जो अच्छा काम करता था उसे राजा अपने दरबार में बुलाता था और उन्हें परिष्कृत या पारितोषिक भी प्रदान करता था, जिससे कि उनके अंदर उत्साह बना रहे।
किसी को भी उसके काम के प्रति अगर कुछ मिलता है तो उसके अंदर उत्साह अपने आप पैदा होता है। ये एक वास्तविकता है और इस वास्तविकता को कोई नाकार नहीं सकता। ठीक है। राज्य के कुछ महत्वपूर्ण शिल्पों से संबंधित शिल्पियों को सीधे अपनी सेवा में ले लिया था। कुछ उद्योगों के लिए राजकीय कार्यशालाएं थी। उद्योग के इतने विकास के कारण ही शिल्पियों की श्रेणियों का विकास हुआ। श्रेणियों की सदस्यता शिल्पियों के लिए लाभप्रद रहती थी। व्यापार पर वाणिज्य के दृष्टिकोण से मौर्य युग अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इस युग में व्यापार की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी विविध व्यापार मार्गों का खुलना। बहुत सारे व्यापार मार्ग थे। देखिए, व्यापार सच में मार्गों पर ही निर्भर करता है। जितने आपके पास व्यापार के मार्ग रहेंगे उतना ही आपका विकास होगा। आपके पास अगर व्यापार करने के लिए रास्ता ही नहीं होगा तो आपके पास कितना भी सामान हो वो बर्बाद हो जाएगा। आज इसीलिए जितनी भी आधुनिक सरकारें हैं, जो भी आधुनिकता की तरफ अपने राष्ट्र को ले जाना चाहता है, वो चाहता है कि उस देश का ट्रांसपोर्टेशन सबसे बेहतर हो। जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा उतना तेजी से देश विकास की तरफ जाएगा, क्योंकि चीजों का आवागमन जितनी तेजी से होगा उतना ही देश उन्नति की तरफ जाएगा। आज आप समझ लीजिए, अगर ये जालों का, सड़कों का जाल ना हो तो क्या दिल्ली चल पाएगी? दिल्ली का चल पाना असंभव हो जाएगा। दिल्ली के इर्द गिर्द ये जो सड़कों का जाल है, इसी ने दिल्ली को ये लाइफ लाइन प्रदान कर रखी है और ये इतनी तेजी से भाग रहा है। दिल्ली के भागने में सड़कों का बहुत बड़ा योगदान है। किसी भी देश की प्रगति का सबसे बड़ा कारण वहां की सड़कें होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि जितने सड़कों का जाल रहेगा, जितना आपके पास रास्ते रहेंगे, उतना ही आपका व्यापार उन्नत रहेगा। उन्नति का आधार ही व्यापार और व्यापार के लिए रास्तों का होना। आपके पास रास्ते नहीं है तो आपका व्यापार भी नहीं होगा। आगे सुनिए, कहां तक आगे? व्यापार एवं वाणिज्य की दृष्टि से मौर्य युग अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इस युग के व्यापार की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी विविध व्यापार मार्गों का खुलना। इनमें दो बड़े एवं महत्वपूर्ण मार्ग थे, उत्तरापथ एवं दक्षिणापथ, जिसकी तुलना परिवर्तित ग्रैंड ट्रंक रोड से की जा सकती है। आज का जो ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड है उससे हम इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। आज जिस प्रकार से पंजाब से अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक एक सीधी सड़क गई है जिसे हम जीटी करनाल रोड कहते हैं, उसी प्रकार की सड़कों को बनाया गया था यहाँ पर भी, मगध में भी, जिससे कि व्यापार को बहुत स्मूथली चलाया जा सके, बहुत उन्नत व्यापार रखा जा सके और समाज का विकास तेजी से होता रहे। जितनी आसानी से चीजें यहाँ से वहां पहुंचेंगी उतना ही कमाई होगी। कमाई का मूल आधार ही क्या है? व्यापार। व्यापार नहीं तो कमाई नहीं। आज अमेरिका इतना उन्नत है क्योंकि वो अपने घर में बैठकर पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर रहा है। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। आज इंटरनेट व्यापार का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है और इसे कोई नाकार नहीं सकता। इसे तो कोई भी नाकार नहीं सकता कि इंटरनेट ने व्यापार को सुलभ नहीं बनाया, बहुत अधिक सुलभ बना दिया है, बहुत ही ज्यादा अधिक सुलभ बना दिया है और इस बात को कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। आज आप भारत में बैठकर अमेरिका में बनने वाली चीज भी खरीद सकते हैं और अमेरिका में बैठकर भारत में बनने वाली चीज भी खरीद सकते हैं। और इस चीज को सुलभ किसने करा है? इस चीज को सुलभ करा है इंटरनेट में। तो उसी प्रकार से उस समय सड़कों का जाल या आप कह सकते हैं नदियों का जाल, नहरों का जाल, ये महत्वपूर्ण माध्यम थे किस चीज के? ट्रांसपोर्टेशन के, जिनके माध्यम से व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता था। इन मार्गों ने राजधानी पाटलिपुत्र को देश के अन्य महत्वपूर्ण एवं व्यापारिक नगरों के साथ जोड़ने में बहुत अधिक योगदान दिया। इन मार्गों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि विभिन्न दूरियों पर स्तंभों एवं पत्थरों से संकेत अंकित थे। आंतरिक व्यापार स्थल मार्ग के अतिरिक्त नदी मार्ग द्वारा भी किया जाता था, जिसके लिए नौका सेवाएं थी। तो आप ये जान लीजिए कि व्यापार दोनों प्रकार से, थल व्यापार भी होता था, थल मार्ग से भी होता था और जल मार्ग से भी होता था और दोनों
प्रकार के माध्यमों में सरकार या कहिए प्रशासन लोगों का और व्यापारियों का सहयोग करता था। तो आप ये देखिए कि मगध के राजा या मौर्य कालीन राजा अपने व्यापार पर कितना फोकस करते थे, क्योंकि उनको ये क्लियर था कि अगर समाज में व्यापार नहीं उन्नत करेगा तो हमारा साम्राज्य भी उन्नत नहीं करेगा। व्यापार ही वो तरीका है जिससे साम्राज्य की नींव को या साम्राज्य की रीढ़ को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। और व्यापार तभी उन्नत होगा जब उसके मार्गों को हम सही रखेंगे, जब हम उसके लिए बहुत बड़े स्तर पर बाजार को खोलेंगे। और बाजार खुलेंगे कैसे? जब मार्ग बनेंगे, जब परिवहन अच्छा होगा, जब जल मार्ग अच्छा होगा, दूसरे शहरों के साथ, दूसरे बाजारों के साथ जुड़ाव अच्छा होगा, तभी व्यापार उन्नत होगा। और अगर ये नहीं होगा तो फिर व्यापार भी उन्नत नहीं होगा। इस युग के व्यापार की एक विशेषता थी कि व्यापार का संतुलन मौर्य साम्राज्य के पक्ष में था, जिसके परिणाम स्वरूप रोम का सोना खींचकर भारत आने लगा। मतलब भारत उस समय दुनिया की इतनी बहुमूल्य चीजें बेचता था कि दुनिया उसे खरीदने के लिए लालायित थी, और रोम में जो इतना सोना था वो भारत की तरफ आने लगा। मतलब हमारी चीजें बहुत महंगी थी, उनको खरीदने के लिए लोगों को सोने के साथ डील करना पड़ता था, मामूली नहीं, बहुत। हम उस समय के दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे, इंपोर्टर नहीं थे। हम आयात नहीं करते थे, हम निर्यात करते थे, हम दुनिया को बेचते थे, हम बाजार थे। हम खरीदार नहीं थे उस समय, हम बाजार थे, दुनिया हमसे खरीदती थी। इसीलिए भारत उस समय सोने की चिड़िया था। और आज अगर भारत को फिर सोने की चिड़िया बनना है तो भारत को अमेरिका के जैसा बाजार बनना पड़ेगा। और जब तक बाजार नहीं बढ़ेंगे तब तक हम सोने की चिड़िया नहीं बन सकते। दुकानदार बनना है हमें, खरीदार नहीं बनना। और जब तक हम खरीदार रहेंगे तब तक हम समृद्ध नहीं बन सकते। समृद्ध बनना है तो हमें बनाने वाला बनना पड़ेगा और बेचने वाला बनना पड़ेगा। यही दो चीजें हमें विकास की तरफ ले जा सकती हैं, और कुछ नहीं। ये बात भेजे में डाल लूं। और ये चीज मौर्य शासकों ने बहुत अच्छे से समझी थी और उन्होंने इस पर बहुत अच्छे से काम किया था, बहुत अच्छे से, बहुत ही आपके से बेसिक तरीके से उन्होंने इस पर काम किया था। आगे आइए, सामाजिक स्थिति, समाज कैसा था वहां का, सामाजिक स्थिति, लोगों का वर्गीकरण कैसा था, लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे, क्या जातीय व्यवस्था थी या क्या था, वो सारी चीजें हम समझ लेते हैं। महिलाओं की स्थिति कैसी थी। अर्थशास्त्र एवं इंडिका के वर्णों से पता चलता है कि मौर्य युग में वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था का काफी विकास हुआ। इस युग में वर्ण व्यवस्था पूरी तरह जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई थी। आप कह सकते हैं यहाँ पर जाति व्यवस्था का बोलबाला हो गया था, वर्ण व्यवस्था नहीं, जाति व्यवस्था आ गई थी। मतलब वर्णों से भी एक और जटिल व्यवस्था जाति व्यवस्था। वर्ण तो 4 ही हैं, लेकिन जातियां अनेक हैं। वर्णों में ही बहुत सारी जातियां, ब्राह्मण भी एक तरीके के नहीं है, ब्राह्मण भी बहुत सारे ब्राह्मण हैं, और क्षत्रिय भी बहुत सारे क्षत्रिय हैं, वैश्य भी बहुत सारे वैश्य हैं, और शूद्रों में भी बहुत सारे शूद्र हैं। तो ये जो 4 वर्णों का क्लासिफिकेशन था वो जातियों में विभाजित हो चुका था। मौर्य काल तक आते आते भारतीय समाज जातियों में पूर्ण तरीके से बढ़ चुका था। ठीक है, जातिगत बंधन उत्तरोत्तर कठोर होने लगे थे। ब्राह्मण का समाज में अभी भी वर्चस्व था। मौर्य युगीन समाज का एक महत्वपूर्ण लक्षण था कुछ नई जातियों एवं उपजातियों का उदय। इनके 3 प्रमुख कारण थे। पहला तो विदेशियों का भारतीय समाज में घुल मिल जाना एवं उनको वर्ग का स्तर प्रदान कर दिया जाना, दूसरा अंतर जातीय विवाह एवं तीसरा व्यवसाय का पैतृक हो जाना। अर्थशास्त्र में तत्कालीन समाज में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, जबकि मेगास्थनीज ने मौर्य समाज के विषय में लिखा है कि वह 7 जातियों में बटा हुआ था तथा दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी एवं पार्षद, परंतु उनके वर्गीकरण के विवरण से स्पष्ट है कि वह वर्ण एवं व्यवसाय में अंतर नहीं कर पाए। मतलब मेगास्थनीज इस चीज को नहीं समझ पाया कि जाति और काम में अंतर होता है। तो यहाँ पर उसने जो 7 बताया है ये काम के आधार पर उसने वर्गीकरण किया है, लेकिन काम के आधार पर हमारे देश में
जातियों का निर्माण नहीं हुआ है, जन्म के आधार पर जातियां बनी हुई हैं। तो इस चीज को कौन नहीं समझ पाया? इस चीज को मेगास्थनीज नहीं समझ पाया, इसीलिए उसने अपनी किताब इंडिका में इस बात को सही ढंग से नहीं लिखा है। उसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है, परंतु भारतीय समाज काम के आधार पर तो बटा ही नहीं था। भारतीय समाज जन्म के आधार पर जातियों में बटा हुआ था, जो कि उसकी समझ से परे था। लेकिन इस बात को अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने या कहिए चाणक्य ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। ठीक है, मेगास्थनीज ने मेगास्थनीज ने तो यह भी लिखा है कि मौर्य समाज में 10 प्रथा विद्यमान नहीं थी, दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, परंतु भारतीय स्रोतों विशेषकर कौटिल्य के विवरण से यह स्पष्ट है कि दास प्रथा पूर्ण रूपेण विद्यमान थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में यह भी बताया है कि कोई व्यक्ति या तो जन्म से या स्वेच्छा से स्वयं को बेचकर युद्ध में बंदी बन जाने पर या न्यायालय से दंड प्राप्त करके दास हो सकता था। तो ये दास व्यवस्था भी भारतीय समाज में विद्यमान थी। दास व्यवस्था, तो दास बनने के भी तरीके बताए गए, या जन्म से, या अपने आप को बेच के, या युद्ध बंदी। इस प्रकार से आप न्यायालय के द्वारा अगर आपको दंड दे दिया जाए तो इन 4 तरीकों से आप दास बनते थे। तो ये तरीके थे जिनके माध्यम से दास व्यवस्था थी, परंतु उसको ये चीजें नहीं समझ में आई होगी क्योंकि वो भारतीय समाज को नहीं समझता। देखो, यही तो इंपॉर्टेंस होती है अपनी भाषा में पढ़ने का और किसी और की भाषा में पढ़ने का। हम उन भावों को कभी नहीं समझ पाएंगे, कितने भी हम अंग्रेज बन जाए, लेकिन हम उन भावों को नहीं समझ पाएंगे जो इंग्लैंड में बोले जाएंगे। हमारी कम्युनिकेशन, हम अपनी भाषा में जितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, उतना हम किसी और की भाषा में कभी कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। ये वास्तविकता है, इस वास्तविकता को कोई झुठला नहीं सकता, किसी भी हद तक नहीं झुठलाया जा सकता। ये बात आप जान लीजिए। आगे सुनिए, अब आते हैं शिक्षा, साहित्य एवं कला। शिक्षा की क्या अवस्था थी आपके मौर्य साम्राज्य में, इस चीज को भी समझ लेते हैं कि क्या माध्यम थे शिक्षा के, कैसे शिक्षा व्यवस्था वहां पर काम करती थी। आइए पढ़ते हैं। मौर्य युग में राजनीतिक एकता एवं साहित्य समृद्धि ने विभिन्न कलाओं, साहित्य एवं शिक्षा के अभूतपूर्व विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युग में सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार था। अशोक के द्वारा सर्वसाधारण के लिए अभिलेख उत्कीर्ण कराए जाने से यह प्रकट होता है कि सामान्य जनता भी उन्हें पढ़ सकती थी। तो इस बात का हमें उसके अभिलेखों के माध्यम से पता चलता है, जो उसने सड़कों पर लगवाए थे। इस बात से हमें पता चलता है कि वहां की सामान्य जनता शिक्षित थी। शिक्षा का सब तक अधिकार था, मतलब कोई जातीय बंधन नहीं था शिक्षा पर कि सिर्फ इसी जाति के लोग पढ़ेंगे और इस जाति के लोग नहीं पढ़ेंगे। तो इससे पता चलता है कि समाज में शिक्षा तक पहुंच सबकी थी। समाज में शिक्षा तक पहुंच सबकी थी, कोई जातीय बंधन नहीं था शिक्षा प्राप्त करने पर। यह स्पष्ट होता है इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है। आगे सुनिए, आगे क्या कहता है। इस समय तक्षशिला, आज तक्षशिला कहाँ है पता है? तक्षशिला आज का आपका तक्षशिला है अफगानिस्तान में। ठीक है, इस समय तक्षशिला उच्चतम शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, जिसमें उस समय के पराक्रमी राजाओं ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। गुरुकुलों, विहारों एवं मठों में भी शिक्षा दी जाती थी। मौर्यकालीन शिक्षा के स्तर को देखकर ही विंसेंट स्मिथ ने यह मत दिया था कि अशोक के समय में भारत में शिक्षा की प्रतिशत दर ब्रिटिश राज्य के अनेक प्रांतों की दर से ऊंची थी। मतलब बहुत अच्छी स्थिति थी भारत में उस समय शिक्षा की, और भारत उस समय विश्व विख्यात था। विश्व गुरु इसीलिए कहा जाता था क्योंकि दुनिया भारत में पढ़ने आती थी। भारत के लोग दुनिया में पढ़ने नहीं जाते, ये बात जान लो आप। ये जो विश्व गुरु की हमें संज्ञा मिली थी वो इसलिए मिली थी क्योंकि दुनिया भारत में पढ़ने आती थी। भारत की भाषाएं पढ़ के लोग यहाँ पढ़ते थे। यहाँ पढ़ने के लिए भारत की भाषाओं को वो लोग पढ़ते थे, समझते थे और फिर पढ़कर जाते थे।
तो ये थी भारत की शिक्षा व्यवस्था। और आज हम दूसरों की भाषा पर निर्भर हैं, दूसरों की भाषा में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम निर्भर हैं, हम अपनी भाषाएं नहीं पढ़ रहे हैं। अगर भारत के लोग अपनी भाषाओं को अच्छे से पढ़ लें तो भारत से ज्यादा ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन हम कहाँ अपने आप को कुछ समझते हैं, हम तो बस अंग्रेजों की चाटुकारिता में ही लगे रहते हैं। उनकी चाट लेंगे तो जैसे हम महान बन जाएंगे। इस देश की प्रशासन तंत्र में ही सबसे बड़ी ये कमी है कि भारत के बच्चों का ज्ञान भारतीय भाषाओं में नहीं आंका जाता। भारत के बच्चों का ज्ञान आंकने के लिए उस भाषा का प्रयोग करते हैं जिस भाषा का इस देश से कोई संबंध नहीं है, जिस भाषा का इस देश की संस्कृति में कोई योगदान नहीं है। उस भाषा के माध्यम से इस देश के बच्चों का ज्ञान का मापा जाता है कि इस बच्चे में कितना ज्ञान है और कितना नहीं है। और अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो इसका मतलब आप अज्ञानी हैं। ये टाइटल लगा दिया जाता है आपके माथे पर। ये दुर्भाग्य है इस देश का, और जब तक ये रहेगा ये देश कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। आप दूसरों की जूठन खाकर विश्वगुरु नहीं बन सकते। आपको अपना खाना खुद बनाना आएगा तभी आप उतने ऊपर जाएंगे। किसी के दूसरे के आश्रय रहकर आप ऊपर नहीं उड़ सकते। आपको अपने आप में ये विश्वास पैदा करना पड़ेगा और अपने लिए खुद काम करना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। कोई और आपको आगे बढ़ाने नहीं आने वाला। इस बात का हमें भी भान होना चाहिए, आपको भी और मुझे भी, कि हमारी विकास के लिए हम जिम्मेदार हैं, ना कि कोई और। ये बात हमेशा याद रखनी है, मुझे भी और आपको भी। बहुत अच्छी बात कह रही है मुझे भी भान हो गया। ठीक है। मौर्य काल में साहित्य का भी सृजन हुआ। चाणक्य का राजनीतिक शास्त्र पर महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र इसी काल की देन है। इस युग में बौद्ध एवं जैन साहित्य की भी रचना पर्याप्त संख्या में हुई। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगति, ये याद रखना है, तृतीय बौद्ध संगति किसने कराई है? अशोक ने। ये 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म की तीसरी बैठक किसने कराई है? तो अशोक ने कराई है। तो ये याद रखना है, 1 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तृतीय बौद्ध संगति हुई, त्रिपिटकों का संगठन हुआ तथा त्रिश के द्वारा अभिधम्म पिटक के कथा वस्तु की रचना भी हुई। जैन धर्म ग्रंथों की रचना के दृष्टिकोण से भी यह युग महत्वपूर्ण था। संभवतः जैन धर्म के आचारंग सूत्र, भाववती सूत्र एवं समव्यांग सूत्र की रचना भी अधिकांशतः इसी काल में हुई। तो ये जो तीनों सूत्र हैं जैन धर्म के, इन तीनों सूत्रों का भी लेखन कार्य इसी समय काल में हुआ है। मौर्य समय काल में ही इनका निर्माण या लेखन कार्य हुआ है। ये आपको याद रखना है। तीसरी संगति में ही बौद्ध धर्म के तीनों ग्रंथों को एक ग्रंथ के रूप में मान्यता मिली और उसे क्या कहा गया? त्रिपिटक। क्या कहा गया? त्रिपिटक। ठीक है, तो ये याद रखना। कलाओं के विकास के दृष्टिकोण से भी भारतीय इतिहास में मौर्य युग का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। शांति व्यवस्था एवं आर्थिक समृद्धि ने कलाओं के विकास को अत्यधिक प्रोत्साहित किया। मतलब कला के क्षेत्र में भी मौर्यकालीन एक उन्नत काल था। बहुत सुंदर सुंदर कलाओं का निर्माण किया गया, बहुत अच्छे पत्थरों पर नक्काशी के काम किए गए। तो ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि मौर्य काल सिर्फ आर्थिक विकास का काल नहीं है, सिर्फ सैन्य विकास का काल नहीं, सिर्फ प्रशासनिक विकास या भारतीय सीमाओं का विकास भर नहीं है। इस कालखंड में हमने हर पैमाने में विकास किया है, हर क्षेत्र में विकास किया, हर चीज का विकास हुआ है। तो इसीलिए मौर्य काल भारतीय इतिहास में बहुत ही समृद्ध कालों में से एक काल माना जाता है। मौर्य काल आप कह सकते हैं कि आपका सिल्वर पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री है। सिल्वर पीरियड, गोल्डन पीरियड गुप्ता काल को कहते हैं, तो इसे आप सिल्वर पीरियड मान सकते हैं। आप इसे चांदी कालीन आप भारतीय इतिहास इसे कह सकते हैं। मतलब यहाँ से एक रोड मैप तैयार हुआ है भारतीय समाज के लिए कि एक समाज में किस प्रकार की खूबियां होनी
चाहिए, समाज को किन किन पैमानों पर काम करना चाहिए, ये सारा रोड मैप देने का काम किसने किया? ये सारा का सारा रोड मैप देने का काम आपके मौर्य शासकों ने दिया। मौर्यों में भी किसने? अशोक ने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया और अशोक के शासनकाल में शिक्षा पर भी बहुत अच्छा काम हुआ और कला साहित्य हर एक क्षेत्र में अच्छा काम हुआ। और इन सब पर काम तभी होता है जब समाज शांति की तरफ जाता है। अगर समाज में हिंसा रहती है तो समाज इन सब चीजों की तरफ नहीं बढ़ता। शांत समाज ही इन सब चीजों के विकास का बड़ा कारण बनता है। तो अशोक ने शांति के लिए बहुत बेहतरीन काम किया और उसी का परिणाम है कि मौर्य काल एक सुनहरे कालों में से एक माना जाता है भारतीय इतिहास में। ठीक है, आगे क्या कहता है? स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करने वाला भवन है चंद्रगुप्त का पाटलिपुत्र स्थित भव्य राज प्रसाद, जो कि प्रमुखतः लकड़ी का बना था। अशोक ने भवनों में पाषाण का प्रयोग प्रारंभ किया। मौर्य युग में स्तूपों का भी निर्माण हुआ। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। स्तूप जैसे हमारे मंदिर होते हैं, बौद्ध धर्म में मंदिरों को स्तूप कहा जाता है। ऐसे होते हैं, पिंडाकार होते हैं। पढ़ाया नहीं सर ने? 4th चैप्टर आप बोल रहे हो पढ़ा रहे हैं, तो स्तूप नहीं पढ़ाया उन्होंने? स्तूप नहीं पढ़ाया? सारे चैप्टर स्किप कर दिए। 4th चैप्टर में स्तूप है। 4th चैप्टर जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है और ब्राह्मण धर्म है ना, वैदिक धर्म जिसे कहेंगे। तो इसी के बारे में तो है वहां पर, जिसमें वैदिक धर्म 2 संप्रदायों में बटेगा, शैव वैष्णव। ये बताया कि नहीं बताया? है ना। तो ये सारी चीजें आपको अभी फिर आएंगे, आगे बताएंगे कि क्या है ये। ठीक, नहीं बताएंगे तो हम तो आएंगे बताने के। ठीक, आगे सुनो, कहां तक आ गए हम? तो 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। सांची का स्तूप मूलतः अशोक का ही बनवाया हुआ है। आज भी है सांची का स्तूप। ठीक है, भोपाल के करीब है सांची, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं इसको। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। अशोक द्वारा निर्मित कलाकृतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सुंदर कृति है उसके पाषाण स्तंभ, जिनकी संख्या 30-40 है। प्रत्येक स्तंभ एक ही पाषाण खंड से बना है। इनकी चमकती हुई पॉलिश एक विस्मय की ही वस्तु है। सारनाथ का पाषाण स्तंभ इन स्तंभों में सर्वाधिक सुंदर है। प्रसिद्ध कलाविद मार्शल ने इसके शीर्ष भाग की अत्यधिक प्रशंसा की है। स्तंभ पर बना हुआ सिंह स्वतंत्र भारत का राजकीय चिन्ह है एवं उस पर बने चक्र को राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थान दिया गया है। तो ये जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सिंह है, जो शेर है, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने अशोक के स्तंभों से लिया है। और उसके जो हमारे तिरंगे में चक्र है, ये चक्र भी हमने अशोक के स्तंभ से ही प्राप्त किया है। तो आप ये कह सकते हो कि भारत का इतिहास बहुत ही समृद्ध है। हम ही मूर्ख हैं कि हमारी आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है। हम अपने इतिहास को देखना ही नहीं चाहते। हम दूसरों का इतिहास देखकर गौरवान्वित होते हैं, अपने इतिहास को हम पढ़ना ही नहीं चाहते। हम इतने मूर्ख हैं, हमारी आंखों पर पट्टी बंधी पड़ी है दूसरों के इतिहास को पढ़ने की। अपने इतिहास को हम महत्व ही नहीं देते। और जिस दिन हमने अपने इतिहास को महत्व दे दिया, उस दिन दुनिया हमसे कभी आगे नहीं निकल सकती। हम हैं दुनिया के प्रणेनक। हमने दुनिया को बताया है चीजें, दुनिया ने हमें नहीं बताई है। हमें इस चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम आगे थे। हमें फिर से आगे होना है। और हम आगे तब हो पाएंगे जब हम अपनी संस्कृति पर, अपनी भाषा पर, अपने समाज पर विश्वास करेंगे, अपनी भाषा का विकास करेंगे। और जब तक हम अपनी समाज, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का विकास नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं निकल सकते। हम दूसरों की संस्कृति को पहनकर ये चाहें कि हम आगे निकल जाएं, तो ये संभव नहीं है। ये कदापि संभव नहीं है। ये अशोक का ये सारी चीजें हैं, ये बताती हैं कि भारत किसी भी मामले में पीछे नहीं था। दुनिया उस समय इतनी आगे नहीं थी जितने हम आगे थे। हम जितने आगे थे उस समय की अगर आप दुनिया वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो रोमन साम्राज्य में ही थोड़ा बहुत था। रोमन साम्राज्य ही कुछ था, उसके अलावा कोई भी कुछ नहीं था। हमारे आगे कोई नहीं टिकता था।
हमारा व्यापार उन्नत था, हमारी शिक्षा उन्नत थी, हमारा क्या उन्नत नहीं था। लेकिन आज हम देखिए, आज हम दूसरों के सहारे पर पड़े हैं। ये हमारा विकास है। अब आते हैं अशोक का धम्म। अशोक का धम्म क्या है, ये प्रश्न आएगा। ये महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा कि क्या है अशोक का धम्म। धम्म क्या है, अशोक ने धम्म की नीति के माध्यम से क्या प्रसारित करने का प्रयास किया, या धम्म की नीति क्या है, अशोक की धम्म की नीति क्या है, ये प्रश्न बनता है। तो सुनिएगा बहुत ध्यान से कि क्या है अशोक के धम्म की नीति। अशोक के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी कलिंग का युद्ध, जो कि भारतीय इतिहास की भी एक महत्वपूर्ण घटना है। कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन की वो घटना है जिसने अशोक को हिंसक से अहिंसक बना दिया, जिसने अशोक को हिंसक से अहिंसक अशोक बना दिया। वो घटना है कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध ने जो एक राक्षसी अशोक था, जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके अपना सिंहासन पाया था, अपने 99 भाइयों को मार डाला था अशोक ने सिंहासन की प्राप्ति के लिए। लेकिन कलिंग के युद्ध ने उसके पूरे जीवन को, उसके पूरे जीवन के दर्शन को ही बदल दिया। ऐसा बदला कि फिर अशोक ने कभी तलवार ही नहीं उठाई, फिर कभी तलवार ही नहीं उठाई। ऐसा बदला अशोक। इसीलिए अशोक से महान सम्राट अशोक बन जाते हैं। वो शांति की नीति जो है ना, उसी ने उन्हें महान सम्राट अशोक बनाया है। समझ में आई बात? शांति का रास्ता ही आपको महानता की तरफ ले जाएगा, हिंसा का रास्ता कभी महानता की तरफ नहीं ले जाएगा। ये बता रही है किताबें, इसीलिए इतिहास पढ़ाया जा रहा है और कोई कारण नहीं है इतिहास पढ़ाने का। समझ में आई बात? आगे सुनिए। अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर चढ़ाई करके उसे अपने राज्य में मिला लिया था। इस युद्ध में हुए भीषण संहार ने अशोक के हृदय को द्रवित कर दिया और उसका जीवन दर्शन ही बदल गया। उसने विश्व विजय के स्थान पर धर्म विजय का अवलंबन किया और शांति प्रिय बौद्ध धर्म की शरण ली। तो इस प्रकार से जो उसने सपना देखा था विश्व विजय का, उसने उस सपने को त्याग दिया और उसने धर्म विजय का रास्ता अनुसरित किया और उसने बौद्ध धर्म का अनुसरण कर लिया। बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली उसने और बौद्ध धर्मी बन गया। तो ये परिवर्तन होता है कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक राजा नहीं रह जाता, अशोक एक संत बन जाता है। और उसके संत बनने की ये जो प्रक्रिया है, इसी ने उसे अशोक से, सम्राट अशोक से महान सम्राट अशोक बना दिया। महान सम्राट अशोक इसीलिए बने हैं वो, और कोई कारण नहीं है। ये बात आप अपने भेजे में बिठा लीजिए। और उनकी फिर वो एक नई नीति का अनुसरण करते हैं, जो कि धम्म की नीति होगी। वो एक नए विचार को समाज में के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसे वो धम्म कहते हैं। क्या है धम्म, ये समझते हैं आगे सुनो। अशोक ने जिस नए धार्मिक विचार का प्रतिपादन किया, वह धम्म के नाम से जाना जाता है। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, परंतु अशोक ने इसका प्रयोग अत्यंत व्यापक अर्थ में किया। अशोक ने अपने इस धम्म की व्याख्या की है। क्या की है, सुनिएगा। यह सही है कि धम्म के प्रचार के पीछे कलिंग युद्ध की विभीषिका प्रमुख कारण थी, परंतु कुछ अन्य परिस्थितियों ने भी धम्म को आवश्यक बना दिया था। अशोक के समय तक मौर्य साम्राज्य अत्यधिक विस्तृत हो चुका था। इस विशाल साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न जातियां एवं राजनीतिक इकाइयां थी, जिनको बहुत लंबे अवधि तक एक सूत्र में बांधकर रख पाना कठिन कार्य था। इस स्थिति के, अंडरलाइन करना इन बातों को, इस स्थिति के समाधान के दो ही संभव उपाय थे। पहला था सेना के बल पर संपूर्ण साम्राज्य पर नियंत्रण रखना एवं विद्रोही तथा विघटनकारी प्रवृत्तियों को दबाए रखना, एवं दूसरा सबको एक सैद्धांतिक सूत्र में बांध कर रखना। उसे दूसरा मार्ग अधिक व्यवहारिक लगा। तो ये सच बात है। आप एक समाज को एक लंबे समय तक तलवार की नोक पर तो एकजुट नहीं रख सकते। एकजुट रखना है अगर आपको, तो कुछ सिद्धांत पैदा करना पड़ेगा।
कुछ सिद्धांत आप पैदा कर दीजिए, लोग आपसे जुड़े रहेंगे। आज हमने भारत को किसी तलवार की नोक पर तो एकजुट नहीं करा है, आज हमने किसके दम पर करा है? संविधान की दम पर। संविधान क्या है? सिद्धांतों की किताब। क्या है संविधान? क्या है? सिद्धांतों की किताब। और उन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण सब करते हैं, क्योंकि संविधान सबको कुछ ना कुछ देता है, सबको कुछ ना कुछ देता है, जिस कारण से सब इस पर विश्वास करते हैं और सब इसके अनुसार ही देश को चलाना चाहते हैं। तो अशोक ने भी ऐसा ही करने का प्रयास किया। वो जानता था कि मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा है और इस साम्राज्य को अगर मुझे एकजुट रखना है तो मुझे कुछ ऐसी चीजें इस समाज में डालनी पड़ेगी जिससे कि इनकी निष्ठा अपने आप मौर्य साम्राज्य के प्रति बनी रहे। तो उसने धम्म को इजाद किया, एक नए धर्म का ही सूत्रपात करने का प्रयास किया, जिससे कि लोग इसमें आस्था बनाए रखें और अगर आस्था बनी रहेगी तो ये कभी भी इसका विरोध नहीं करेंगे, कभी भी इसका विरोध नहीं करेंगे। आप खुद ही देखिए, धर्म का विरोध करने की किसी में ज्यादा हिम्मत नहीं होती। धर्म में गलती भी हो ना तो किसी में हिम्मत नहीं होती कि खुलकर कह दे कि हमारे धर्म में ये गलती है। समझ नहीं बात? जैसे हिंदुओं में भी नहीं है तो मुसलमानों में भी नहीं है। मुसलमानों को ये बहुत अच्छे से पता है कि उनके समाज में उनके धर्म के माध्यम से, धर्म चाहे करता हो या नहीं, लेकिन समाज उनका समाज महिलाओं के साथ उत्पीड़न करता है, वो मानने को ही तैयार नहीं। एक समय तक भारतीय हिंदू समाज भी नहीं मानता था कि वो जिंदा महिला को जला रहे हैं, क्या ये उचित है? वो तो मानते थे कि एक महिला का पति के बाद जीवन ही समाप्त हो जाता है, पति नहीं तो उसका क्या जीवन, उसका तो जीवन ही खत्म, क्योंकि पति का ही जीवन सर्वोत्तम जीवन है, पति नहीं तो उसका भी जीवन है। तो ये एक समय की एक सोच थी भारतीय समाज की, हिंदू समाज की भी थी, लेकिन किसी ने आकर इसको समाप्त किया। राजा राम मोहन रॉय और इंग्लिश रूलर्स ने इसे खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। अगर हम इस बातों को नहीं समझेंगे तो हम समाज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसी प्रकार की चीज करने का प्रयास कौन करता है? अशोक, जिससे कि समाज में जो ये हिंसक प्रवृत्ति है, इस हिंसक प्रवृत्ति को ही समाप्त कर दिया जाए और लोगों की निष्ठा को, आस्था को ही अपने कैच में ले लिया जाए, जिससे कि वो कभी भी मौर्य साम्राज्य का विरोध ना करें। ये सोच होती है किसकी? अशोक की। तो ये दिखाता है कि राजा की सोच कितनी बड़ी है। और इसी प्रकार का काम कौन करता है? इसी प्रकार का काम अकबर भी करता है। अब जब आप अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो आप भी ये जानेंगे कि अकबर भी कुछ इसी प्रकार का एक नए धार्मिक विचार का वो भी जनक है। उसने भी एक नए धार्मिक विचार को पैदा किया, जो कि इस्लाम और हिंदू दोनों का मिश्रण था, जिससे कि समाज उसकी स्वीकार्यता को एक्सेप्ट कर ले और कभी भी उसका विरोध ना करे। तो ये होती है राजा की सोच कि लोगों के विचार को ही अपने अधीन कर लो, और जब लोगों का विचार अपने अधीन हो जाएगा तो वो आपके खिलाफ कभी जाने का प्रयास ही नहीं करेंगे। विचार और आस्था देख लो, कुछ बाबा लोग इतने लोगों के विचारों को अपने प्रति आकर्षित कर लेते हैं कि वो कितना भी गलत करते हैं, लोग उनके खिलाफ नहीं जाते। जैसे भोले बाबा भी चल रहे हैं, भोले बाबा के कारण वहां 180 लोगों की मौत हो गई, फिर भी लोग उनमें आस्था, बाबा हैं वो मैं भी चाहता हूं कि उनके पांव छूने में मेरी भी मौत हो जाए। ये लोगों की आस्था है। राम रहीम हैं और भी अन्य बाबा हैं, उनके प्रति लोगों की आस्था आप देखिए, कितनी आस्था है, कितनी आस्था है। ये आस्था का, तो यही अशोक भी चाहता था कि मैं भी एक ऐसे धर्म को पैदा कर दूं जिससे कि लोगों की मौर्य साम्राज्य के प्रति आस्था हो जाए और वो चाह कर भी मौर्य साम्राज्य का विरोध ना कर सके। समझ में बात? ये करना चाहता था अशोक धम्म के माध्यम से। उसके धम्म का रोमिला थापर, उसके धर्म का स्वरूप अत्यधिक व्यापक था। रोमिला थापर ने लिखा है कि समन्वय उत्पन्न करने वाले सिद्धांतों की खोज में अशोक ने हर प्रश्न के बुनियादी पक्षों पर अपना ध्यान केंद्रित किया और उनके फलस्वरूप धम्म के नाम से प्रसिद्ध नीति का जन्म हुआ।
उसके अनुसार पूरे वातावरण में सामंजस्य उत्पन्न करने की दृष्टि से मतभेदों को दबाने के लिए यह एक दलील थी। आप कह सकते हैं कि समाज में उसके खिलाफ उत्पन्न होने वाली आवाजों को दबाने का ये एक सबसे सटीक तरीका था। बिना तलवार उठाए ही दुश्मन का समापन कर दिया जाए। तलवार के बिना दुश्मन को मारना है तो विचार पैदा करो, और विचार वो हथियार है जो बिना हथियार के भी समाज का पथ प्रदर्शन करता है। समझ में आई बात? विचारशीलता, विचारधारा इतनी ताकतवर होती है। हथियार उतना ताकतवर नहीं है जितनी विचार ताकतवर है। विचार से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है, ये बात जान लो। आज आगे सुनो। अशोक का धम्म मानव मात्र के कल्याण हेतु नैतिक नियमों एवं आचरण की संहिता था। उसने धम्म को औपचारिक धार्मिक विश्वासों द्वारा प्रेरित शुभ कर्म करने से उत्पन्न धार्मिकता के रूप में नहीं, वरन सामाजिक उत्तरदायित्व की एक वृत्ति के रूप में देखा। रोमिला थापर ने लिखा है, धम्म के सिद्धांत हर धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखने वाले लोगों के लिए स्वीकार्य थे और इसकी व्याख्या धार्मिक विधि विधान के रूप में नहीं की गई थी। यह बात अशोक के विभिन्न अभिलेखों एवं और उन अनेकानेक घोषणाओं के द्वारा स्पष्ट हो जाती है जिनमें उसने अपने धम्म की व्याख्या की है। अशोक ने पापहीनता, बहुकल्याण, दया, दान, सत्यता एवं शुद्धि को ही धम्म कहा है कि आप इन आचरणों को अपने जीवन में मानते हैं तो आप धम्म का अनुसरण कर रहे हैं। मतलब हर धर्म की, उस समय जितने भी धर्म थे भारत में, उन सभी धर्मों की सबसे अच्छी बातों को, पॉजिटिव बातों को उसने समाहित किया और उसका नाम उसने धम्म दे दिया। तो ये अशोक की विचारशीलता को, ये दूरदर्शिता को दिखाता है कि अपने साम्राज्य को उन्होंने एक सिद्धांत पर गढ़ने का प्रयास किया, तलवार पे नहीं, सिद्धांत पे गढ़ने का प्रयास किया। तो यही तो हकीकत है। धर्म किन पे चलते हैं? धर्म सिद्धांतों पर चलते हैं। धर्म तलवार से नहीं चलते, धर्म सिद्धांतों से चलते हैं। और धर्म का सिद्धांत जिनको समझ में आ जाता है वो कभी भी धर्म को नहीं छोड़ते, और जिनको धर्म का सिद्धांत नहीं समझ में आता वो धर्म में कभी आस्था ही नहीं रखते। समझ में आई बात? कुछ अभिलेखों में मृदुता एवं साधुता, संयम, सेवा भाव, शुद्ध कृतज्ञता, दृढ़ भक्ति एवं आदर आदि को भी धम्म का प्रमुख अंग कहा गया है। अशोक के धम्म के कुछ अन्य तत्वों का उल्लेख उसके 11वें शिलालेख में भी मिलता है, जिसमें वह माता पिता की सेवा, दासों और सेवकों के साथ उचित व्यवहार, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों और साधु के प्रति उदारता, प्राणियों में संयम एवं पशु बलि से विरतता की बात कहता है। अशोक के धम्म की इन समस्त विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि उसका धम्म रूढ़िवादी या कोई आध्यात्म शास्त्र न होकर वह सर्वग्राही आचार तत्वों से समन्वित था, जो अत्यधिक सरल एवं व्यवहारिक थे। इस धम्म का एक निषेधात्मक पहलू भी है, जिसमें कुछ उन दुर्गुणों एवं कुवृत्तियों से बचने का निर्देश दिया गया है जिन्हें अशोक धर्मानुसरण में बाधा डालने वाले तत्व समझता था। इनमें क्रोध, ईर्ष्या, निष्ठुरता, उग्रता एवं मान प्रमुख थे। तो इन सब चीजों को मतलब उसने धार्मिक कुरीतियों को नहीं समाहित किया, उसने उन्हीं चीजों को समाहित किया जो लोगों को सच में जोड़ती थी, जो लोगों को धर्म से दूर नहीं, बेफजूल का आडंबर नहीं था, आडंबर विहीन एक विचार पैदा किया अशोक ने, जिससे कि लोगों के अंदर समन्वय, भाईचारा, प्रेम, हिंसा तो कहीं हो ही ना, हिंसा का ख्याल ही ना पैदा हो लोगों के अंदर। तो हिंसा को समाप्त करने का ये जो विचार है ना, इसी को धम्म कहा गया है। जब हिंसा का विचार ही नहीं रहेगा तो आप मेरे साम्राज्य के खिलाफ खड़े कैसे होंगे? समझ में आई बात? हिंसा का विचार आएगा तभी तो आप साम्राज्य के खिलाफ बगावत करने का काम करेंगे ना। जब विचार ही नहीं रहेगा बगावत, हिंसा का, तो कहां से आप बगावत करने का काम करेंगे? बगावत करने के लिए आपके अंदर हिंसक प्रवृत्ति का होना बहुत जरूरी है।
जब तक आपके अंदर हिंसा नहीं होगी ना, तब तक आप किसी का विरोध ही नहीं कर पाओगे। विरोध करने के लिए हिंसक प्रवृत्ति का होना बहुत जरूरी नहीं है कि मात्र हिंसक विचार होना चाहिए या शांत विचार नहीं होना चाहिए, एक विद्रोही विचार होना चाहिए। आप सामने वाले की बात को मानने को ही तैयार नहीं, ये भाव तो होना चाहिए ना। और इस भाव को ही समाप्त करने का काम अशोक अपने धम्म के माध्यम से करना चाहता था, लेकिन सफल नहीं हुआ। अगर सफल हो जाता तो फिर क्या ही बात, क्या ही बात। आगे सुनो, अशोक द्वारा धम्म प्रचार के उपाय। क्या अशोक ने तरीके अपनाए अपने धम्म प्रचार के? अशोक ने अपने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न साधनों का प्रयोग किया। अशोक ने अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों में शिलाओं एवं स्तंभों पर अपने विचारों को खुदवाया, जिससे कि उनकी प्रजा तथा अन्य लोग भी उनके विचारों को जान सके तथा उनका पालन करें। उसने धम्म प्रचार के लिए धर्म यात्राएं भी की, एक स्वयं भी लुम्बिनी तथा बोध गया। उसने अपने धर्म के प्रचार के लिए एक अत्यंत मौलिक कार्य भी किया, और वह था धर्म महामात्रों की नियुक्ति। धार्मिक क्षेत्र में इन महामात्रों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। 7वें अभिलेख में इनके कार्यों का उल्लेख हुआ है। धर्म के प्रचार प्रसार में एक महामात्रों ने सक्रिय भाग लिया। इससे अशोक की धर्म प्रचार के प्रति गहरी अभिरुचि प्रकट होती है। उसने अपने धर्म के प्रचार को कराने के लिए बहुत से तरीके अपनाए। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।